हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स क्लास 11 की फिजिक्स। और आप सब जानते हैं आज का टॉपिक क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, जो आपने टाइटल में पढ़ भी लिया होगा। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में कि डॉट प्रोडक्ट असल में है क्या और हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कहाँ डॉट लगाना है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम क्यों बोलते हैं और इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, है ना। तो आज समझते हैं ये है क्या। तो अगर आप यहाँ गौर करें, सबसे पहले हमें करना क्या है कि अब हम जब देखें, आप सबने पढ़ा होगा इस चैप्टर के अंदर कि वेक्टर को कैसे ऐड करना है ना। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने, वेक्टर एडिशन। तो यहां पर याद रखिएगा, आप सबसे अगर मैं पूछूं कि आपने वेक्टर को कौन से मेथड से ऐड किया, तो आप बोलेंगे सर ऐड टू टेल रूल भी ऐड करा है, पैरेललोग्राम लॉ से भी करा है ना, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से भी करा है। तो वेक्टर को ऐड करने की जो तरीके हैं वो स्केलर की तरह नहीं है। मेरी बात पे जरा गौर करिएगा। जब हम स्केलर को ऐड करते हैं वो अर्थमेटिक रूल से करते हैं, मतलब मैथ का जो रूल होता है 3 + 2 5। लेकिन वेक्टर को हम इस तरीके से ऐड नहीं करते, है ना, इसके अलग अलग तरीके से। अब इसी तरीके से अब हम क्या करने जा रहे हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब हम कोई भी वेक्टर हो उसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे स्केलर से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब हम कोई भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कराएंगे एक वेक्टर से तो हमें क्या मिलेगा, हमें भी एक यहां पे वेक्टर मिल जाएगा, है ना। अब मेरी बात को जरा यहां से सुनिएगा स्टूडेंट्स। अब हमें ये नहीं पढ़ना कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना, नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या होगा। तो याद रखिएगा, समटाइम्स, कभी कभार ये होता है कि हम जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें मिल जाता है एक स्केलर क्वांटिटी। और समटाइम्स ये भी हो जाता है कि अगर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं और हमें मिल जाती है वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, और यही हमें आज डिस्कस करना है। सबसे पहले आज हम उस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैं आपको करवाता हूं, रुक जाए। तो हम उस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे आज। फॉर एग्जांपल देखें, हम यहां जा रहे हैं कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहे हैं, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वेक्टर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो सिचुएशन आती है। एक तो ये आती है कि हमें क्या मिल जाएगा, स्केलर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्केलर। और या तो ये होगा कि वेक्टर को अगर हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक और ही वेक्टर मिल जाएगा जिसे हम बोलते हैं वेक्टर। सही है, सही है। या तो हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो समटाइम्स हमें स्केलर मिल जाता है। जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो समटाइम्स, कभी कभार, हमें क्या मिल जाता है, वेक्टर। तो आज हम किसको डिस्कस करेंगे, आज हम इसको डिस्कस करेंगे स्केलर वाले को। जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं दूसरे तो हमें कौन सी मिल जाती है, स्केलर। तो आज हमें इसी को डिस्कस करना है और हम इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन को हम शो करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी कभार हम मल्टीप्लिकेशन को शो कराने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं। तो ये बता आता है कि 2 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। या तो हम ये कर देते हैं कि 2.2 डॉट लगा देते हैं, या तो हम ये करते हैं 2 × 2, है ना। तो ये बहुत सारे तरीके आ गए, लेकिन इन्होंने क्या चूज करा, इन्होंने चूज करा कि हम डॉट लगाएंगे। तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया है डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मेरे अपने ध्यान में रख लें, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। क्लियर इतनी बात। अब स्टूडेंट्स, आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ होगा डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। कोई भी नाम आपके सामने आ सकता है, लेकिन बात एक ही है। इतनी बात क्लियर है। चलिए स्टूडेंट, अब इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे गौर करें। देखिए, मैंने दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को किस तरीके से मल्टीप्लाई करके आता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें मिलता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दूसरा मिलता है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कितनी बात क्लियर है। आज से हम किसको डिस्कस करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट को। किसको करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, या तो आप इसको बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद आता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों नाम लिख दिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद डेफिनेशन की बात आती है स्टूडेंट, किसकी डेफिनेशन क्या होगी,
वही होगी जो हमने अभी कॉन्सेप्ट को समझा कि अगर 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 को क्या बोलते हैं, इफ। अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं और हम क्या हासिल करते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, तो हम उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसको लिखा जाए इस तरीके से, तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये देखिए जरा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें क्या मिल जाए, स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो अगर यहां लिखे इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है, वेक्टर क्वांटिटीज हो और दोनों क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी, तो हर बराबर आ जाए किसके, इज इक्वल टू क्या बता रहा है, बराबर आ जाए किसके, एक स्केलर क्वांटिटी के, तो हम उसको बोलेंगे कि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं डॉट प्रोडक्ट। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो अगर आप सिंपल फॉर्म में देखते हैं इसको, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज, इस तरीके से इसे डिफाइन किया जाता है कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, और जो ये ए के साथ मैंने जो बार लगाए हुए हैं वो बता रहे हैं कि वेक्टर का ए का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और जो बी के साथ बार लगे वो बता रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। कॉस फंक्शन आ चुका है। अब ये समझ में नहीं आया हमारे कि ये कॉस फंक्शन कहां से टपक गया, कहां से आया, एंटर हुआ। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप खुद समझ जाएंगे कॉस फंक्शन क्यों आया। चलें, और इस कॉस फंक्शन को हम हटा रहे हैं तो क्यों डॉट लगा रहे हैं, ये वजह भी आपको मैं बताऊं, जरा देखिएगा। अगर आप इस पे गौर करें इस वाले पर, तो यहां देखें आपको दो वेक्टर नजर आ रहे होंगे, एक तो वेक्टर ए और एक आ रहा होगा वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान कोई एंगल तो बन रहा होगा ना, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ए और बी के दरमियान में कोई ना कोई एंगल होगा, जो हम नहीं जानते तो आप उसको क्या बोलेंगे, थीटा। इतनी बात क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, हो क्या रहा है। अब अगर हम गौर करें तो मैंने क्या करा, मैंने बी वाले वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया इसके कंपोनेंट्स में। पता है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, बी वेक्टर को रिजॉल्व कर रहा हूं इसके कंपोनेंट्स में। तो ध्यान से देखिएगा, वेक्टर की रिजोल्यूशन कर रहा हूं मैं बी वेक्टर की, तो देखिएगा ध्यान से, सही है सुने। और इसको मैं बोल दूंगा बी साइन थीटा, और ये आ जाएगा यहां से लेके यहां तक क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। क्लियर इतनी बात, क्योंकि बी के साथ ही कॉस थीटा आया हुआ है ना, देखेंगे तो आ रहा है ना। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर हमने क्या देखा, जब हमने बी वेक्टर को रिजॉल्व किया उसके कंपोनेंट्स में, तो हमें दो कंपोनेंट्स मिले, एक तो बी साइन थीटा मिला और एक मिला बी कॉस थीटा। सही है। तो इसका मतलब यह है कि बी कॉस थीटा है क्या, है ना। अभी मैं आपको सिर्फ बी कॉस थीटा का बता रहा हूं है क्या ये। तो अगर आप गौर करें, गौर ये करना है आपको कि वेक्टर ए को अगर आप देखेंगे तो वेक्टर ए का पूरा मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा। वेक्टर ए का, ये वेक्टर ए है, इसका पूरा मैग्नीट्यूड आ रहा है, लेकिन वेक्टर बी का सिर्फ वो हिस्सा आ रहा है जो एक ही डायरेक्शन में है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा पूरी, ध्यान से देखिए। तो अगर आप यहां देखें तो बी का सिर्फ वो हिस्सा आ रहा है ए के पास। देखिए बी का अगर हम समझ लें, मैंने एक टॉर्च ली, क्या लिया मैंने, एक टॉर्च ली, और मैंने क्या करा, उस वेक्टर के ऊपर से टॉर्च लगाई, सही है हमारी। तो उसका जो शैडो है, जिसको आप प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, तो जो उसकी प्रोजेक्शन जो बनेगी वो वेक्टर ए पे आके बनेगी कि नहीं बनेगी, तो आप बोलेंगे सर बनेगी। तो वेक्टर ए पे जो इसका हिस्सा नजर आ रहा होगा, सही है, तो हम उस हिस्से को, क्योंकि वेक्टर बी पूरा तो नहीं आया, सही है, तो उसकी सिर्फ शैडो जितना आराम नहीं ले लिया, तो वो वेक्टर बी जो एक ही डायरेक्शन में है, वेक्टर बी हम इसको कैसे बोलते हैं, वेक्टर बी जो एक ही डायरेक्शन में किसके है, एक ही डायरेक्शन में ना, तो इसको हम बोलते हैं ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। वेक्टर बी इज ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। बस उसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम, जब इसकी वजह से बी कॉस थीटा आ रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब ये डॉट का चक्कर क्या है, ये डॉट क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो मैंने ले लिया वर्क की एग्जांपल, क्या ले ली, वर्क की एग्जांपल समझने के लिए। आप सब जानते हो, क्योंकि अभी तो आप क्लास 11 में है, लेकिन आपने चैप्टर में पढ़ा नहीं है कि वर्क क्या होता है।
क्लास 10 में जरूर पढ़ा होगा लेकिन इतना गहराई में नहीं समझा होगा, तो अभी आपको मैं समझा देता हूं, हल्का फुल्का समझाऊंगा ताकि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि डॉट प्रोडक्ट क्यों आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक बॉक्स है, क्या है ये? एक बॉक्स है, ये एक बांस है। अब मैंने क्या करा, एक रस्सी बांध दी, मैंने क्या करी, रस्सी बांध दी यूं करके, ये बॉक्स वहीं पर ही है, जमीन पर ही है, मैंने रस्सी बांध के अब खींच रहा हूं। तो मुझे ये बताएं कि जब मैं बॉक्स को खींच रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं उसके ऊपर खींचने के लिए, क्या वो हवा में आ जाएगा? मैं इस एंगल पे फोर्स लगा रहा हूं, क्या वो ऊपर आ जाएगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर, जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो कैसे चलेगा? वो देखिए, मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, फोर्स में कहां लगा रहा हूं? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कहां लगा फोर्स, और ये मास का डिस्प्लेस होगा इधर, इधर ही आएगा। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये कहां जा रहा होगा? जमीन से यूं ही डिस्प्लेस हो रहा होगा ना। तो ये क्या समझ में आया कि अब हमें फोर्स को, सबसे पहले तो हमें काम ये करता हूं कि फोर्स के कंपोनेंट बना देता हूं। क्या बना रहा हूं मैं? फोर्स के कंपोनेंट्स बना रहा हूं। तो ध्यान दे देखिएगा, सबसे पहले तो एक कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा, और एक आ जाएगा एफ कॉस थीटा। यहां से लेके क्या आ गया, यहां तक क्या आ गया, एफ कॉस थीटा। तो देखिए, अब मुझे ये बताएं मैं उसमें कौन सा फोर्स वाला कंपोनेंट, कौन सा फोर्स का कंपोनेंट इसको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ले आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर एफ कॉस थीटा ही वो कंपोनेंट है जो इसको एक्स मतलब डिस्प्लेस करवा रहा है। ध्यान से देखिएगा, एफ साइन थीटा तो कहां डिस्प्लेस कराना चाहिए था इसको? ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर तो नहीं जा रहा, लेकिन ये तो डिस्प्ले इस तरफ हो रहा है। तो एफ कॉस थीटा ही वो फोर्स का कंपोनेंट है जो इसे डिस्प्लेस करा रहा है, समझे? तो यही हम बोलते हैं, और ये फोर्स का वो कंपोनेंट भी कहलाएगा जो डी की डायरेक्शन में है, समझे? उम्मीद है क्लियर है। और हम इसको ये बोलते हैं कि एक्स कंपोनेंट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, एफ कॉस थीटा को ये भी बोलते हैं कि ये क्या कहलाता है, एक्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टली है ना, तो आप इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्स। एफ क्या बोलेंगे हम इसको? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ, या आप इसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ एफ, या तो बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ डी। बहुत सारे नाम है, सिंपल है, तो उम्मीद है क्लियर है यहां तक। तो यही हम इसलिए हम यहां लगा रहे हैं कॉस थीटा, और हम सब जानते हैं जब कॉस थीटा आता है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है सर, इसकी वजह से डॉट लगाया गया, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट भी हमारे पास, उसको क्रॉस से शो करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें जो मल्टीप्लाई कराने के बाद मिलता है वो भी एक वेक्टर ही मिलता है। लेकिन अभी उस टॉपिक पर नहीं जा रहा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, सिर्फ अभी आपको सिर्फ फोकस क्या करना है, जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराएं तो हमें क्या मिले, एक स्केलर क्वांटिटी। अब और अच्छी तरीके से समझेंगे, जरा देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने वर्क की, और आप सब जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं इस तरीके से, तो फोर्स जो बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। और लेकिन याद रखिएगा, लेकिन वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क का मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। इतनी बात क्लियर? चलें अब देखें, यही मैंने एग्जांपल दी ना आपको, जरा तो ध्यान से देखिएगा। मैंने देखा कि फोर्स का सिर्फ वही कंपोनेंट काम आ रहा है यहां पर, कौन सा कंपोनेंट इसको मदद कर रहा है डिस्प्लेस कराने में? तो आपका जवाब आएगा सर कॉस थीटा। तो इसका मतलब है मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, एफ कॉस थीटा डॉट डी, है ना, ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वो फोर्स वो आएगी जो इस बॉक्स को डिस्प्लेस कराने में, फोर्स का वो कंपोनेंट आ रहा है जो इस बॉक्स को डिस्प्लेस कराने में मदद कर रहा है। उम्मीद है क्लियर है? तो हमने यहां लिख दिया एफ कॉस डॉट डी। इतनी बात क्लियर है? तो यहां देखिए, मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, एफ डी कॉस थीटा, है ये आ गया। अब यहां देखिए, इसको बिल्कुल इस तरीके से नजर नहीं आ रहा, फोर्स का भी मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड है, और कॉस फंक्शन आ गया। तो इसका मतलब है कॉस फंक्शन आ गया, सही है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, कि हम इसके बीच में डॉट को लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं इसके बीच में? डॉट को, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉस फंक्शन का आ जाता है, और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? फोर्स एक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर अब हम इसके बीच में डॉट लगा सकते हैं। क्लियर है क्यों वजह आया? और कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि हर बार थोड़ी ये होगा कि हमेशा एक्स कंपोनेंट ही काम आ रहा हो कॉस थीटा, यार नहीं,
ऐसा नहीं है। अगर आप टॉर्क को सपोज कर लें, किसको कर लें, टॉर्क। टॉर्क आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बता दूं, एक पाना लें, क्या लें, एक पाना, और उसको एक नट जब खोलते हैं, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, एक नट को खोल रहे हैं, तो आपने क्या लिया, एक स्क्रू ड्राइवर लिया, सॉरी आपने एक पेचकस लिया, पेचकस लेने के बाद एक पाने को आपने क्या करा, अब उससे नट खोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नट। तो आप देखो पाने का जो मूवमेंट आर्म होता है, पकड़ने की जगह होती है, वो ज्यादा होगी उसकी ना, समझ ले बस। तो आप जोर कहां लगाएंगे, फोर्स लगानी पड़ेगी ना आपको घुमाने के लिए, घुमाने के लिए नट को फोर्स लगानी पड़ेगी। तो आप फोर्स किधर को लगाएंगे, क्या यूं करके लगाएंगे फोर्स, पाना तो निकल जाएगा फिर। फोर्स आप लगाएंगे यूं करके, है ना, यूं करके उठाएंगे ना पाने को ताकि नट खुल जाए, फोर्स ऐसे लगाएंगे ना यूं उठा के। तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये फोर्स है, सही, फोर्स का हमने एक्स कंपोनेंट बना दिया और क्या बना दिया, वाई कंपोनेंट। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ गया इसका एफ वाई और ये आ गया इसका एफ एक्स, और यहां पर एक पाना है, सही है। तो ऐसा पाना समझ लिया, ऐसे ही बन गया अभी मेरे से, सही है। तो अब उस पाने पे मैंने यहां से जोर लगाया, ये देखिए ये पाना है और इससे नट को पकड़ा हुआ है। अब मैं फोर्स लगा रहा हूं यूं करके, कैसे लगा रहा हूं, फोर्स कहां लगा रहा हूं, यूं करके। तो मुझे ये बताएं कि इसका कौन सा कंपोनेंट है, इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट जिसकी वजह से ये जो पाना है ये मूव कर सका। तो आपका जवाब आ जाना चाहिए स्टूडेंट, आप बोलेंगे सर एफ वाई वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये जो पाना है उसकी वजह से यहाँ रोटेशन आई इसके अंदर पाने में। तो एफ वाई, तो एफ वाई क्या होता है, एफ साइन थीटा तो होता है। अगर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाली के वेक्टर को कैसे रिजोल्व करते हैं उसके कंपोनेंट, अगर वो वीडियो देखिए तो यहां तो कोई कंफ्यूजन होने की कोई बात, चांसेस ही नहीं है। उम्मीद है क्लियर है। तो इस तरीके से होता है और वो आपको पता है, क्रॉस लगेगा और वो वेक्टर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वो तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना था, थोड़ी हिंट देना था कि है होगा क्या। तो हम उसको कल की वीडियो में इंशाल्लाह बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। देखें अब क्या करना है, अब स्टूडेंट्स अब यहां पर मैंने आपको बता दिया कि वर्क डन। आप इसी तरीके से पावर की एग्जांपल भी ले सकते हैं। पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब हम इसको फॉर्मूला देखते हैं तो फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है और उसके बीच में भी डॉट आता है क्योंकि पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, सही है। तो ये सिर्फ याद रखना है, आपको ध्यान रखना है हमेशा। अब से आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उसके बीच में सोच समझ के लगाएंगे। डॉट जब आएगा जब स्केलर क्वांटिटी आ रही होगी, और क्रॉस जब लगाएंगे जब वेक्टर क्वांटिटी आ रही होगी। क्लियर है। इसका मतलब पे आपको गलत हो जाएगा अगर आपने ये कर दिया फॉर्मूले में, समझ। अब तो मैंने आपको समझा दिया, अगर आप फिर भी यही कर रहे हैं कि एफ मल्टीप्लाई बाय डी लिख दिया तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। पहले ही अपने दिमाग में बिठा लें, डॉट लगाना जरूरी है। डॉट ये बताता है इनका कि ये डॉट प्रोडक्ट है, इसके दरमियान में कॉस थीटा आएगा, मल्टीप्लाई की वजह से कोसाइन थीटा आता है। इतना ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है क्लियर है। चलें अब स्टूडेंट थोड़ी बहुत चीजें रह गई है तो उसको कवर करा दूं। तो सबसे पहले ये रह गया है कि वेक्टर के दरमियान में एंगल जब होगा 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको रब कर देता हूं, यहां तक का तो काम क्लियर है। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं, चलिए यहां तक क्लियर है। आप देखें जरा, अब मुझे ये बताएं यहां पर अगर आप देखेंगे तो cos थीटा नजर आ रहा है ना, आ रहा है नजर cos थीटा। तो cos की वैल्यूज होती है ना, cos 0, cos 90, cos 180 जो हम खास लेते हैं। तो देखिए cos क्या होता है, मैक्सिमम भी होता है, cos क्या होता है, मिनिमम भी होता है, cos क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। इतनी बात क्लियर है। तो cos मैक्सिमम कब होता है, तो आपका जवाब होगा कि सर cos 90 पे होता है, cos 0 पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, cos 90 पे क्या होता है, मिनिमम होता है, और cos 180 पे क्या होता है, नेगेटिव। अभी थोड़ी बहुत बातें आपको समझ में ना आ रही हो लेकिन अभी आएगी। तो भाई देखिए मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया यहां पर, सबसे पहले मैंने लिख दिया कि इफ सो स्टूडेंट्स अब यहां देखें, अब मैंने यहां लिखा है कि अगर दो वेक्टर ए एंड बी हमने बोला और वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, है ना।
तो भाई देखिए एंगल क्या बन रहा होगा, तो आपका जवाब आ चुका होगा सर 90 डिग्री। थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब अगर देख लेते हैं कि अगर दो वेक्टर अगर 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या हम ये बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, आइए जरा देखते हैं। तो देखिएगा जरा स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट इसका मैक्सिमम आएगा या नहीं आएगा। चले देखिए, तो ए डॉट बी आ रहा है ना, तो यहां पर हमें पता है कि ए डॉट बी बराबर होता है किसके, ए डॉट बी कॉस थीटा के, और यहां थीटा कितना है 90 डिग्री है। तो ए डॉट बी, सॉरी ए डॉट बी नहीं आएगा, ए बी आएगा, सॉरी एक गलती है स्टूडेंट, ए बी कॉस थीटा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ए बी कॉस क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री पे स्टूडेंट मैं यहां लिख देता हूं कि कॉस 90 डिग्री पर होता है स्टूडेंट 0। कॉस 90 डिग्री पे क्या होगा 0। तो याद है कि कॉस 90 पे 0 होगा, तो ये पूरा का पूरा 0 जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा वो भी तो 0 से, तो आप 1 लाख को 1 करोड़ को भी मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 है। तो यहां पर आपको मिला क्या 0। तो इसका मतलब है स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, मिनिमम होगा कब, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, जब स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा मिनिमम होगा। इतनी बात क्लियर। चलें अब हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो मतलब एक ही डायरेक्शन में हो, तो उस वक्त स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। तो मैं लिख देता हूं पहले, फिर आपको दिखाता हूं। सो स्टूडेंट्स, अब यहां पर मैंने लिख दिया है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, तो उस वक्त स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। चले आए देखते हैं। तो दो वेक्टर मैंने बना दिए जो पैरेलल हैं, और जब पैरेलल हैं तो इनके दरमियान का एंगल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 0 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट। अगर cos 0 पे देखा जाए ना स्टूडेंट्स, तो cos 0 डिग्री पर होता है मैक्सिमम, मतलब 1 आंसर आता है। तो यहां पर आ गया 1। cos क्या होता है 0 डिग्री पे मैक्सिमम। तो याद रखिएगा, अब मैं यहां लिखूंगा cos 0 डिग्री, सबसे पहले cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री पे 1 होता है। तो यहां पे मैंने लिखा 1 से मल्टीप्लाई कराया, और ए बी को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वापिस ए बी नहीं आ जाएगा, तो मैं 1 हटा देता हूं। समझ गए। तो अब हमें क्या पता चला कि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा जब एंगल क्या होगा इनके दरमियान का दो वेक्टर्स के 0 डिग्री। क्लियर है। और स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम कब होगा, जब दो वेक्टर्स के दरमियान के जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और अगर दो वेक्टर्स, ये कंडीशन भी तो बन सकती है ना सुनो, अगर दो वेक्टर्स क्या हो बिल्कुल अपोजिट हो, एंटी पैरेलल हो, तो उस वक्त स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा या नेगेटिव होगा। चले, तो आपने अपने जवाब दे दिया होगा सर नेगेटिव होगा। चले मैं आपको इसको भी प्रूफ करा देता हूं। तो पहले लिख लूं, चले आपके सामने लिखता हूं। तो स्टूडेंट सिर्फ मैं यहां क्या करूंगा, पैरेलल की जगह लिख दूंगा एंटी पैरेलल। क्या लिख दूंगा स्टूडेंट्स, सिर्फ लिख दूंगा एंटी पैरेलल, और कोई भी एक वेक्टर की डायरेक्शन को मैं अपोजिट कर दूंगा। बस वेक्टर बी को मैंने क्या कर दिया, अपोजिट बना दिया। अब दो वेक्टर्स क्या है, अपोजिट है, तो इसका मतलब इनके दरमियान का एंगल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इनका दरमियान का एंगल स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर तो ये तो 180 डिग्री बन रहा है। सही है, बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो cos 180 डिग्री पर होता है, क्या होता है -1। क्या होता है, cos 180 डिग्री पर होता है -1, और यहां पर बस एंगल में मैं क्या करूंगा 180 डिग्री लिख दूंगा, और यहां पर कौन 180 डिग्री पर होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी। तो हमें ये पता चला स्टूडेंट्स कि जब दो वेक्टर्स सही है क्या हो, बिल्कुल अपोजिट हो, मतलब एंटी पैरेलल हो, उनके दरमियान का एंगल 180 डिग्री हो, तो क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो उम्मीद है यहां तक क्लियर है। तो अब आखिरी चीज रह गई है स्टूडेंट्स, तो वो ये रह गई है कि अब हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की। तो यहां पर मैंने आपको ये बात तो बता दी कि पैरेलल होगा, तो क्या आंसर मिल रहा था, मैं पैरेलल में था, पैरेलल में क्या था, एंगल 0 डिग्री बन रहा था, है ना। तो हमें ये पता चला, मैं आपको आज से कराऊंगा, ये मैं मिटा रहा हूं याद क्या, आपको एक चीज आसानी से समझा देता हूं, मैं बहुत आसानी से समझा देता हूं, तो मैं करवा देता हूं वो भी, तो आसानी से हो जाएगी। चले आए जरा, बहुत आसानी से समझाऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैंने लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, या आप स्केलर प्रोडक्ट लिख दें, कोई मसला नहीं है, स्केलर
प्रोडक्ट। दो तो हम देख चुके हैं कि ए और बी के दरमियान में एंगल का हमने देख लिया ना। अब यहां पर अब हम इसको देखते हैं यूनिट वेक्टर की सूरत में। तो भाई देखिएगा यूनिट वेक्टर में क्या होता है, देखिए जरा हम यहां लिखते हैं सबसे पहले कि आई डॉट आई बराबर होगा किसके, जे डॉट जे के, और जे डॉट जे बराबर होगा किसके, के डॉट के, और ये बराबर आ जाएगा किसके, 0 के। हो सॉरी 1 के, स्टूडेंट गलती है, 1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। अब आप लोगों का सवाल पैदा होगा कि सर वाई ऐसा क्यों होगा। चलें आई रीजन जान लेते हैं, सिर्फ एक ले रहा हूं मैं इनमें से, आई डॉट आई को ले लेता हूं, प्रूफ करा देता हूं आपको। तो देखिए जरा प्रूफ कर लेते हैं इसको। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए आई डॉट आई क्या हमारा किसके बराबर होगा, आई डॉट आई बराबर होगा आई कॉस थीटा के। किसके बराबर होगा, आई डॉट आई किसके बराबर होगा, आई कॉस थीटा। तो आपके सामने मैं एक चीज बना देता हूं, एक्सिस को, किसको बना देता हूं, तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस पे होता है आई, सही है, यूनिट वेक्टर है ना, तो इसके ऊपर ये लगा दिया कैप। इसको क्या बोलते हैं हम, कैप। तो कैप को लगाना मत भूलिएगा, यूनिट वेक्टर को पहचान होती है कैप। उसके बाद y एक्सिस पे होता है k, और z एक्सिस पे होता है क्या, यहां पर आएगा j और यहां पर आ जाएगा k। क्लियर है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। I से J में देखेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर है, J से K में देखेंगे ये भी और ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इस बात को अपने ध्यान में रख लें, इतनी बात क्लियर। चले अब देखें, यहां हमने देखा कि I डॉट I बराबर होता है आई cos थीटा के, और यहां अगर दोनों ही सेम वेक्टर है, दोनों ही सेम यूनिट वेक्टर है, तो ध्यान रखिएगा दोनों ही I का मतलब क्या होता है, आई का मतलब ये है, आई हमें बताता है डायरेक्शन को। तो इसका मतलब है कि जो दो वेक्टर है वो एक्स की डायरेक्शन में है, तो दोनों वेक्टर जो है एक्स की डायरेक्शन में है, तो दोनों के दरमियान का जो एंगल होगा वो बनेगा 0 डिग्री। क्या बनेगा, 0 डिग्री। पैरेलल है तो एंगल क्या बनना चाहिए, 0 डिग्री। तो अगर एंगल बन रहा है स्टूडेंट 0 डिग्री, तो यहां मैं लिखूंगा cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री पे मैंने आपको बताया था cos 0 डिग्री पे क्या होता है, 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो ये आई और ये आई ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है क्या, तो आप बोलेंगे सर ये तो एक यूनिट वेक्टर है ना, और ये आई से क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो होता ही 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी 1, और ये आ गया 1। बस हमने प्रूव कर दिया। इसी तरीके से J डॉट J इसके अंदर भी पैरेलल है, तो ये भी 1 के बराबर आएगा। K डॉट K दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल हो गए, तो क्या होगा, आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो अगर अब एक और केस को देखें, जरा गौर करें, ये भी तो हो सकता है कि I डॉट J सही है बराबर होगा J डॉट K के, और बराबर होगा K डॉट I के। सो स्टूडेंट ये बराबर आएगा 0 के। अब आप बोलेंगे सर वाई ऐसा क्यों, तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट, गौर करिएगा जरा। आई और डॉट जे, मैंने अभी आपको बताया कि आई और जे दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, मतलब एंगल बनेगा 90 डिग्री। और जब एंगल 90 डिग्री होता है ना स्टूडेंट्स, तो cos 90 पे होता है 0। और आपको पता होना चाहिए कि आई डॉट आई को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 0 ही तो मिलेगा। तो इसका मतलब हमें पता चल गया, अगर दो यूनिट वेक्टर, ये दो वेक्टर तो मैंने आपको बता चुका हूं मल्टीप्लाई हो गए, तो यूनिट वेक्टर की सूरत में भी यही है। यूनिट वेक्टर भी देखें स्पेसिफाई करते डायरेक्शन को, तो ये बता रहे कि एक वेक्टर आई की डायरेक्शन में, एक वेक्टर जे की डायरेक्शन में, तो दोनों परपेंडिकुलर है, cos 90 डिग्री बन रहा है, और cos 90 डिग्री पे होता है 0। तो यहां पर आई डॉट जे इस तरीके से हो जाएंगे 0। उम्मीद है क्लियर है। तो दोस्तों यहां जाके हमने डॉट प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ रह क्या गया, और एक बार दिमाग में बिठा लें कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। बात क्लियर है। अगर आप बोलेंगे तो इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा कि कम्यूटेटिव लॉ को कैसे प्रूव करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करना है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करना है। तो उम्मीद है क्लियर है। आज की वीडियो में समझ आई, अच्छी लगी। और एक और बात स्टूडेंट, अच्छा हुआ अभी अभी याद आ गई कि यह भी देखा गया है
ये भी देखा गया कि अगर आपको मालूम करना हो कि ए और बी के दरमियान, और ये थीटा है क्या, ये थीटा यही तो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है, वो एंगल है जो ए और बी के दरमियान में है। जैसा कि यहां देखेंगे ए और बी के दरमियान, यहां देखें ए और बी के दरमियान ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सही है। तो यहां पर जो ए और बी के दरमियान में जो एंगल है उस पर डिपेंड कर रहा है ना, आपको तो बता चुका हूं। अगर ये दोनों साथ हो जाएंगे तो ये वैल्यू, दोनों अगर ये हो जाएगा तो ये वैल्यू, तो आपको बता चुका हूं। तो ये तो एंगल है। अब आपको मालूम करना है, जरूर थोड़ी हर बार 0 डिग्री बन रहा हो, पैरेलल हो, हर बार ये थोड़ी एंटी पैरेलल हो, हर बार ये थोड़ी परपेंडिकुलर हो, बीच कभी तो कोई वैल्यू आ सकती है। तो अब आपको मालूम करना है कि थीटा एंगल क्या होगा दो वेक्टर के दरमियान में। तो आप कैसे मालूम करेंगे, तो ध्यान से फोकस करिएगा इस पर। हमें मालूम करना है थीटा को ना, तो सबसे पहले ए और बी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इनका मैग्नीट्यूड है। तो ये जो ए डॉट बी है, ये ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये डिवाइड में आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये भी डिवाइड में आ जाएगा, बराबर आएगा किसके, cos थीटा के आ जाएगा। हमें तो सिर्फ मालूम कर रहा था एंगल, cos थोड़ी चाहिए था, तो ये cos इनवर्स हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा cos इनवर्स। तो आप यहां से सिर्फ cos को हटा देंगे, थीटा। तो ये थीटा, ये एंगल मालूम करने का स्टूडेंट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे एंगल मालूम करना होगा दो वेक्टर्स के दरमियान का। तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके आप किसी भी दो वेक्टर के दरमियान का एंगल बता सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।